नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 19 मई 2020 और शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में इसने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें क्या किया इन्होंने कि जो लोगों के पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो नए आइडियाज़ हैं, जो नवोन्मेषी तकनीक हैं, उनको संग्रह किया है, उनको प्राथमिकता दी है, उनका वित्त पोषण किया है, उनकी पहचान की है। तो ये काम किया, जैसे कोई आदमी है उसने हाथ धोने का जो हैंड वॉश है वो बनाया है किसी तरीके का, या फिर कोई हैंड वॉश मशीन बनाई है, या सैनिटाइज करने के लिए कोई स्प्रे बनाया है। तो वो सारी चीज़ें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज़ की है इस चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता के तहत। और किस लिए चलाया था? कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, नए विचारों उनको सामने लाने के लिए। जैसे हाथ धोने के लिए पैर से संचालित किए जाने वाला उपकरण, ये आप देख पा रहे होंगे। देखो, ये जो चित्र में देख पा रहे हो, ये नीचे से पैर से संचालित हो रहा है, इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो संक्रमण से बचा जा सकता है। ये सैनिटाइजिंग मशीन है, इससे आप पूरे जैसे रोड है उसको सैनिटाइज कर सकते हो। पीछे पंखा लगा हुआ है। तो इस तरीके की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2000 में। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जिस पे गवर्नमेंट के ज़्यादा अनुशासन ना रहे, ऐसा किसी मिनिस्ट्री के अंडर वो है, लेकिन वो इकोनॉमिक रूप से और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जितनी भी बॉडीज़ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है वो स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी। सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को। तो 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बना था भारतीय संघ का। सिक्किम पूर्वोत्तर का एक राज्य है। देखा, आप देख पा रहे होंगे सिक्किम के इधर पश्चिम में नेपाल है, पूर्वोत्तर में इधर भूटान है, ऊपर उत्तर में चीन है, नीचे पश्चिम बंगाल है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सिक्किम है उसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से मिल रही है। कई बार वो कंफ्यूज करता है कि असम से उसकी सीमा मिल रही है। असम से सिक्किम की सीमा नहीं मिल रही है। सिक्किम की सीमा केवल और केवल पश्चिम बंगाल से मिल रही है भारतीय राज्यों में। बाकी 3 देशों से मिल रही है, इधर नेपाल, भूटान और चीन। 1947 तक सिक्किम में चोग्याल शासन था। यहाँ पर राजाशाही थी, मतलब राजा शासन करते थे। चोग्याल नाम का एक राजवंश था, वो शासन करता था। वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो सिक्किम को भारत द्वारा संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। संरक्षित राज्य में क्या होता है कि 3 चीज़ें जो संरक्षण करता है उसके पास रहती है: रक्षा, विदेश और संचार। ऐसा ही कुछ स्टेटस जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी विदेश, रक्षा और संचार 3 ही दायित्व केंद्र सरकार के पास थे, बाकी सारी चीज़ें राज्य सरकार के पास थी। हालांकि 370 हटने के बाद वहाँ पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है, लेकिन सिक्किम में 1974 तक ये स्थिति रही। 1974 में फिर 35वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद इसको एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। फिर उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन किया। वहाँ क्योंकि संबद्ध राज्य से और पूर्ण राज्य बनाने के लिए जनमत संग्रह आवश्यक था, तो 35वां करने के बाद में जनमत संग्रह करवाया 1975 में, और 1975 में ही 36वां संविधान संशोधन करवाया, और उसके बाद में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 16 मई 1975 को। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या करेंगे, 1 से और 12 तक प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल, डायरेक्ट DTH पे एक चैनल, डायरेक्ट टू होम सर्विस, तो उस पर एक चैनल बना देंगे। उस पर 6-6 घंटे की सामग्री आएगी डेली, तो बच्चे उससे पढ़ सकते हैं। तो ये मान सकते हो कि ऑनलाइन वीडियो पाठ्यक्रम है चैनल के थ्रू। शीर्ष जो 100 संस्थान है वो इसका पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। शीर्ष 100 का चुनाव कैसे होगा, तो जो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो MHRD तय करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट बेटर है, तो उस रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो टॉप 100 है वो पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे। अच्छा, छात्रों में लंबे समय तक अभी पढ़ाई नहीं हुई है, तो उनकी जो भावनात्मक स्थिति है कई बच्चों की वो उतनी बेटर नहीं है, तो उनके भावनात्मक सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, मनोदर्पण।
और नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये भी एक मिशन शुरू करने। इस मिशन के बारे में भी बताया नहीं गया है, केवल इसका नाम आया कि ये मिशन शुरू किया जाएगा। जब ये मिशन आएगा डिटेल में तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी प्रसारण किया जाएगा ताकि बच्चे अपने प्रश्न पूछ सकें। हो सकता है कि वो कोई टेलीफोन लाइन दें तो उस पर प्रश्न पूछें, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन उसको लाइव इंटरेक्टिव रखा जाएगा सेशन को। इसके लिए MHRD ने DTH ऑपरेटर से समझौता किया है, वो करना पड़ेगा क्योंकि अगर चैनल पे प्रसारित करना है तो सर्वर है उसको तो साथ में लेना ही पड़ेगा। और जो ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते या फिर जो देख नहीं सकते, उनके लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। जैसे जो सुन नहीं सकता उसको देखने के लिए, जो देख नहीं सकता वो महसूस कर सकता है, सुन सकता है, तो उसके लिए ऑडियो वीडियो प्रोग्राम। अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के बारे में। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 अभी चल रहा है तो प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो उनके आवागमन की सूचना प्राप्त करना। जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो उन राज्यों में आपस में तालमेल बिठाना कि मूल स्थान से वो कहाँ जाना चाहते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये और होगा कि किस जगह से आया है ये पता रहेगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहेगा, तो उसके संपर्क में कौन कौन आया है ये भी पता लगाया जा सकता है। जब ये पता लगाया जा सकता है तो अगर वो संक्रमित पाया जाता है 14 दिन के जिसके क्वारंटाइन में, तो कौन कौन उसे संक्रमित हो सकता है उनकी पता लगाया जा सकता है, तो आगे संक्रमण की जो चैन है उसको रोका जा सकता है। तो ये इसका काम रहेगा। किसने डेवलप किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डेवलप किया है, ऑनलाइन डैशबोर्ड। अगला आर्टिकल है एकीकृत युद्ध समूह के बारे में। सेना की नई अवधारणा है, हालांकि इन्होंने बताई है, जो सेना प्रमुख है मुकुंद नरवणे, उन्होंने ऐसा कहा कि एक नई हम कर रहे हैं सेना के अंदर जो सारे जो बल हैं, जितने भी सैन्य बल हैं उनसे मिल के बनेगा। उसमें सभी तरीके के सैन्य, जो थल सेना है उसके लोग भी रहेंगे, जो नौसेना है उसके लोग भी रहेंगे, वायुसेना के लोग भी रहेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे कहीं कोई समस्या हो गई तो तुरंत आनन फानन में रिएक्शन लेने के लिए एक तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स, वो एक काम करेगा इनका। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नई अवधारणा हो, यह अवधारणा जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी प्रचलन में थी, तब इसको रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता था। उस समय भी ये इंटीग्रेटेड जो बैटल ग्रुप हैं ये उस समय भी था। जैसे ही कि सीमा पे किसी क्षेत्र में जरा सी भी हलचल होती थी तो तुरंत इनके पास टाइम होता था कि 30 मिनट में पहुंचना है, 15 मिनट में पहुंचना है, तो सभी सेना के लोग तुरंत कांटेक्ट करके आपस में वहाँ पहुंच जाते थे, ग्रुप बन जाता था पूरी सेना का। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नया है, तो ये एक अवधारणा थी नहीं। अगला आर्टिकल है ट्रेवल बबल के बारे में। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। इनके अगर आप देखोगे मैप में तो इनके नीचे बाल्टिक सागर है और इनके पश्चिम में है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ये तीन ये स्क्वेडवियन कंट्रीज़ हैं। देखो यूरोप में क्या है कि 25 देशों में एक शेंगेन क्षेत्र है। शेंगेन क्षेत्र में मुक्त आवागमन की प्रणाली है, वीज़ा नहीं लगता आपस में। अगर आप पर्यटन के लिए भी जाओगे तो वहाँ उस 25 देशों के क्षेत्र के लिए एक ही वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, शेंगेन वीज़ा। अगर आपने शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर दिया तो उस 25 देशों में से किसी में भी घूम सकते हो, जा सकते हो, मुक्त आवागमन है बिल्कुल। जब कोविड-19 फैला तो एक देश से दूसरे देश में फैल रहा था तो देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। तो देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, जो ट्रेवल बबल था 25 देशों का जो आपस में मुक्त था वो बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो अभी उसको दोबारा शुरू किया है 3 देशों ने, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसीलिए ये दोबारा चर्चा में रहा है। इसमें एक 25 यूरोपियन देश हैं, एक ही वीज़ा लगता है, शेंगेन वीज़ा। 1985 में इनमें शेंगेन करार हुआ था, 1995 से अस्तित्व में आया था। लास्ट कंट्री इसमें शामिल होने वाला था स्विट्ज़रलैंड, 2007-8 में वो शामिल हुआ था। 3 गैर यूरोपीय संघ राष्ट्र भी इसमें, यूरोपियन यूनियन से इतर भी राष्ट्र इसमें शामिल है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, लेकिन ये शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन में भी 28 कंट्रीज़ हैं। ब्रिटेन निकल जाएगा, अभी ब्रिटेन की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद 27 रह जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो पूर्ण रूप से यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, ना ही ऐसा है कि सारे सदस्य यूरोपियन यूनियन से बाहर के हैं। तो गैर यूरोपियन संघ के सदस्य भी हैं और यूरोपियन संघ के सदस्य भी हैं, लेकिन सभी यूरोपियन देश वो भी नहीं संघ सदस्य।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो 27 तो देश वही है ऑलरेडी, उसको अगर ब्रिटेन को नहीं भी माना जाए तो इस तरीके से हैं। ब्रिटेन और आइसलैंड ये 2 ऐसे कंट्री जिन्होंने शेंगेन क्षेत्र को लागू नहीं किया, उन्होंने अपने अलग। तो आज की जो करंट अफेयर्स हैं उसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर वो हम देख लेते हैं। सिक्किम राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल व असम से स्पर्श करती है। सही कथन बताने हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रणाली के विकास को लेकर चलाया गया कार्यक्रम है। यह कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को शामिल करता है। सही कथन नहीं है, केवल एक, केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसका विकास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया है। यह पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारू रूप बनाने के लिए अंतर्राज्यीय संचार तालमेल में मदद करेगा। तीसरा कथन है, इसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी किया जा सकता है। सही कथन बताने हैं, 1 व 2, 2 व 3, 1, 2 व 3, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एकीकृत युद्ध समूह के बारे में। सही कथन बताने हैं। पहला कथन है, यह ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो तेजी से विपक्षी के खिलाफ हमला कर सकती है। इसमें सभी सैन्य कमानों के सैनिक शामिल होंगे। सही कथन बताने हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शेंगेन क्षेत्र के बारे में। असत्य कथन बताने हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन के 25 देश शामिल हैं। इसमें यूरोपियन संघ के सभी देश शामिल हैं। यह मुक्त आवागमन की व्यवस्था है जो पर्यटन वीज़ा हेतु भी लागू होती है। केवल 2, केवल 1 व 3, सी हैं, केवल 1 व 2, डी सभी। आज के करंट अफेयर्स के आधार पर जो प्रश्न थे इनके आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के करंट अफेयर्स के सेक्शन में इतना ही है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।